हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं ए आर यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए आर यादव स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने स्टैटिक जीके की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है रेलवे एग्जामिनेशन एंड अदर एग्जामिनेशन को देखते हुए, स्पेसिफिक ग्रुप डी, लेखपाल और एनटीपीसी सीवीटी 2 को देखते हुए। तो इससे पहले मेरा लेक्चर नंबर 1 आ चुका है, लेक्चर नंबर 2 है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है लेक्चर नंबर 1 तो प्लीज़ देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो दर्पण निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन में बता देता हूँ। परावर्तन पर करता है, या अपवर्तन पर करता है, या उपरोक्त दोनों पर करता है, या निम्न में से किसी पर नहीं करता। तो याद रखना, जो दर्पण जो काम करता है वो परावर्तन पर करता है। ठीक है, आपको पता है दर्पण परावर्तन पर क्यों करेगा, क्योंकि इसकी नीचे की जो होती है वो ओपेक, दर्पण जो होता है वो ओपेक रहता है, मतलब पारदर्शी नहीं होता। तो इससे किरण आएगी और टकरा करके वापस जाएगी। इसे कहेंगे इंसिडेंट रे आपतित किरण, इसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे अपवर्तित किरण, सॉरी परावर्तित किरण। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता दूं, अपवर्तन के सिद्धांत पर जो काम करेंगे वो लेंस जो करते हैं वो अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं, क्योंकि ये ओपेक नहीं होते, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब पारदर्शी होते हैं और इनसे किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करूँगा आपको समझ आया होगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था। ऑप्शन है बंगाल, ऑप्शन बी है INS, ऑप्शन 3 है INS बेला, ऑप्शन 4 है हेक्टर। तो याद रखना, जो आया था वो हेक्टर आया था। INS बेला तो एक मैं आपको बता दूं, INS बेला एक पनडुब्बी है। अगर मैं बात करूं हेक्टर की, तो हेक्टर जो था एक जहाज का नाम था जो भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था। और याद रखना, ये आया था आपका 1608 में जहांगीर के काल में। आपको पता होगा कैप्टन हॉकिंस करके एक अंग्रेज आया था, वह इसी से आया था। बढ़ते हैं आगे। अगर मैं नेक्स्ट की अगर मैं बात कर लूँ तो नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था, यह किस जगह पर स्थापित किया था। सूरत पर, मद्रास में, अवध में और मालवा में। तो आप लोगों को पता होगा सूरत में स्थापित किया था। कहाँ किया था? सूरत में स्थापित किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो आप लोगों को पता होगा पुर्तगालियों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो कोचीन में की थी। कि पुर्तगाली, याद रखना, भारत में सबसे पहले 1598 में, सॉरी 1498 में, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले 1498 में आए थे और सबसे बाद में 1961 में गए थे। याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? कोचीन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं कि अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर ए सीधा, ऑप्शन नंबर बी उल्टा, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो याद रखना, अवतल दर्पण दोनों तरीके के प्रतिबिंब बनाता है, सीधा भी बनाता है और उल्टा भी बनाता है। लेकिन जो सीधा प्रतिबिंब जो होता है ना, वो होता है आपका आभासी प्रतिबिंब, और जो उल्टा प्रतिबिंब होगा वो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होगा। याद रखना, जो सीधा प्रतिबिंब होगा हमेशा आभासी प्रतिबिंब होगा, जो उल्टा प्रतिबिंब होगा वो हमेशा आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। और उत्तल दर्पण जो होगा वो केवल और केवल सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। अगर नेक्स्ट की मैं अगर बात करता हूँ कि वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। ह्यूमिडिटी पर, मतलब वायुमंडल में आर्द्रता पर, तापमान पर, जल चक्र पर, वायु दाब पर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, वायुमंडल में आर्द्रता पर। आर्द्रता एक तरीके से आप समझ लो, जो वायुमंडल में ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर है, जो वाटर वेपर है, जल वाष्प है, उसे ही कहते हैं। उसी पर आपको पता होगा कि वर्षा इस निर्भर करती है। बात करें
अगले क्वेश्चन की, तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत होता है 60%, 71%, 82%, 50%। तो याद रखना 71% विल बी योर राइट आंसर। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया कि 71% विल बी योर राइट आंसर है आपका 71%। आप लोग जानते होंगे कि जो सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है, जो अपार ऊर्जा सूर्य से निकलती है, वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से निकलती है। ठीक है, तो वो नाभिकीय संलयन क्या होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होने ही क्या कहलाता है, वो नाभिकीय संलयन कहलाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ कि सेलुलोज किसकी कोशिका में पाई जाती है, यह सेलुलोज किसकी कोशिका सेलुलोज की बनी होती है, पौधों की, कवक की, जंतु की या जीवाणु की। तो याद रखना पौधों की जो कोशिका होती है, और कोशिका में भी क्या, कोशिका में भी सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति जो बनी हुई होती है, वो पौधों की बनी हुई होती है सेलुलोज की। क्या ह्यूमन की होगी, क्या इसकी होगी जंतु की, तो नहीं, जंतु में तो सेल वॉल पाई ही नहीं जाती। जंतु में जो आपकी कोशिका भित्ति होगी वो पाई ही नहीं जाती। और कवक की जो बनी हुई होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। लिख लेना आप लोग, कवक की जो बनी हुई होती है वो काइटिन की बनी होती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ कि न्यूटन का पहला गति का नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा, बी कार्य, सी संवेग और डी जड़त्व। तो आपको पता हो कि जड़त्व से संबंधित है। न्यूटन साहब ने कहा था कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो वो एक समान वेग से गतिमान होगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो याद रखना है जड़त्व से संबंधित है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो आपको मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से डिफाइन कर दिया है पंचायती राज अधिनियम के संशोधन जो हुआ था, आपको पता होगा 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, जो आपका हुआ था 73वां संविधान कब हुआ था, 1993 को हुआ था। और 1993 में भी कब, 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है आपका, जो 24 अप्रैल को आपका मनाया जाता है वो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। याद रखना, आपको मैंने संविधान संशोधन दोबारा बतला दिया, इससे पहले मैं आपको पिछली वीडियो में अच्छे से डिफाइन कर चुका हूँ संविधान संशोधन, तो उसे देख लें। और अगर मैं इसमें नेक्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। 4 दिसंबर को मनाया जाता है आपका नौसेना दिवस। आप लोग जानते होंगे कि भाई ऑपरेशन त्रिदंत चलाया था 1971 में, इंडो पाक वॉर हुआ था, भारत पाक युद्ध। तो उस दिन जिस दिन ऑपरेशन त्रिदंत चलाया था 4 दिसंबर को, तो उसी दिन बनाया जाता है नौसेना दिवस। और 16 दिसंबर को हम जीत गए थे 1971 की लड़ाई, तो इसी दिन मनाया जाता है विजय दिवस। बढ़ते हैं आगे, आप लोग नोट करते रहना जो भी मैं बतला रहा हूँ। रवांडा की राजधानी क्या है, विक्टोरिया, किगाली, दमश्क और अम्मान। तो ध्यान रखना, रवांडा की जो राजधानी है वो है किगाली। क्या है, रवांडा की राजधानी किगाली है। विक्टोरिया कहाँ की है, तो विक्टोरिया जो राजधानी है वो आपकी है बरमुडा की, लिख लेना, बरमुडा की राजधानी विक्टोरिया। दमस्क है आपकी सीरिया की, जो कि विश्व की सबसे पुरानी राजधानी जो है वो दमस्क ही है, जो कि सीरिया की है। अम्मान कहाँ की है, बहुत बार आता है, अम्मान जो है आपकी वो है जॉर्डन की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मैं नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ, एक मिनट, हाँ, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, 5, 6, 7, 8। तो याद रखना भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। मैं आपको बता दूँ, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। दोबारा बोल रहा हूँ, लिख लेना, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। बढ़ते हैं आगे, मैं अच्छे से ऑप्शंस को भी डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग नोट करते रहें। संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक व महालेखा निरीक्षक का पद है, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 76A, अनुच्छेद 280 एंड अनुच्छेद 72। तो याद रखना अनुच्छेद 148 जो है वो आपका डिफाइन करता है नियंत्रक व महालेखा निरीक्षक का पद। अच्छा, अनुच्छेद 76A में क्या है, तो इसमें महान्यायवादी है, आपका अटॉर्नी जनरल है। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 280 की, तो इसमें वित्त आयोग है। और अनुच्छेद 72 में जुडिशियल पावर है प्रेसिडेंट को, मतलब न्यायिक शक्तियां जो होती हैं, न्यायिक अधिकार, वो इसी में है। बढ़ते हैं आगे।
अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया है? तो ऑप्शन है भाग 8, 18, 17 एंड 15। तो याद रखना, भाग 8 में जो केंद्र शासित प्रदेशों को डिफाइन किया गया है या रखा गया है। अच्छा, 18 में क्या है? तो 18 में अपार उपबंध हैं जो जर्मनी से लिए गए हैं, आप लोग जानते होंगे। भाग 17 में क्या है? भाग 17 में राजभाषा है, और भाग 18 में भाग 15 में निर्वाचन है। दोबारा बोल रहा हूँ, भाग 18 में अपार उपबंध, भाग 17 में राजभाषा और भाग 15 में निर्वाचन। तो आप नोट कर रहे होंगे। मैं सभी ऑप्शंस इसलिए अच्छे से बताता हूँ क्योंकि आपके कम क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो। निम्न में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण एंड केंद्रीकरण। तो याद रखना, इसका आंसर होगा केंद्रीकरण। क्या होगा? केंद्रीकरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आई थी? तो याद रखना, विश्वव्यापी महान मंदी जो आई थी वो 1929 में आई थी। 1929 में क्या आई थी? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हैं, जो पिछला भी और ये वाला भी। विश्वव्यापी जो महान मंदी आई थी वो 1929 में आई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एक मिनट। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं होता? तो याद रखना, स्टेनलेस स्टील क्या होता है तो मैं बता दूं, स्टेनलेस स्टील वो होता है जिस पे जंग नहीं लगता, जिसके बर्तन बनाए जाते हैं। तो उसमें आयरन नहीं होता, क्रोमियम नहीं होता, टंगस्टन नहीं होता, क्या? निकेल नहीं होता। तो याद रखना, उसमें टंगस्टन नहीं होता। क्या नहीं होता? टंगस्टन नहीं होता। नाम से ही स्पष्ट है, स्टेनलेस। स्टेन का मतलब होता है कलंक, जिस पर कलंक ना लगे, मतलब जंग ना लगे। बढ़ते हैं आगे, आप लोग याद कर सकते हो इस तरीके से। अगर मैं नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? लोहा, तांबा, जस्ता एंड शीशा। तो याद रखना, तांबा जो होगा वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, और तांबा ऐसी धातु है जो मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों ही अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बाकी सब आपकी संयुक्त अवस्थाओं में पाई जाती हैं। लास्ट की अगर 19 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, सेकंड लास्ट की, तो निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? इजराइल, फ्रांस, ब्राज़ील एंड भूटान। तो याद रखना, भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका तीरंदाजी, जबकि इन तीनों का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? वो है फुटबॉल। और फुटबॉल कितने मिनट का गेम होता है? तो 90 मिनट का, मतलब 1.5 घंटे का गेम होता है। बढ़ते हैं आगे। भूटान का मैंने आपको बताया है तीरंदाजी। अगर नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, लास्ट क्वेश्चन आज का, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो याद रखना, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है आपका वो है शिमला में। याद करने का तरीका, आलू के साथ हमने क्या बनाई सब्जी? शिमला मिर्च की। आलू आलू और शिमला मिर्च की हमने सब्जी बनाई, तो क्या बना? केंद्रीय आलू आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ? शिमला में। तो सिर्फ 20 क्वेश्चन थे और अब के मैंने 5 क्वेश्चन बढ़ाए। पिछली जो वीडियो आई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करूँगा आपको बहुत मज़ा आया होगा। मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप कमेंट बॉक्स में भी बतलाएं कैसा लगा आपको ये लेक्चर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।